नमस्कार। सोचिए, एक तरफ हड़प्पा जैसी इतनी बड़ी, इतनी विकसित शहरी सभ्यता खत्म हो गई और उसकी जगह पर एक बिल्कुल नया समाज पनपना शुरू हुआ। ये लोग शहरों में नहीं रहते थे, इनके घर ईंटों के नहीं थे, ये तो कबीलों में रहते थे और अपनी दुनिया विचारों और ज्ञान से बना रहे थे। यही कहानी है वैदिक युग की, एक ऐसा दौर जिसने आने वाले भारत की नींव रखी। तो चलिए इस अद्भुत बदलाव के सफर को समझते हैं। तो सवाल यही है ना, कि कैसे कैसे कुछ खानाबदोश चरवाहे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, उन्होंने एक ऐसी सभ्यता की नींव रख दी जिसने पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल दिया। ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं की बात नहीं है, ये एक कहानी है। एक सीधे साधा जीवन से एक बेहद जटिल समाज बनने की एक असाधारण कहानी। तो ये जो कहानी है, ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है, ये पूरे 1000 साल की दास्तान है। करीब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। लेकिन ये पूरा दौर एक जैसा बिल्कुल नहीं था। इस लंबे समय को हम दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। पहला था प्रारंभिक वैदिक काल, जो काफी सरल था, कबीलों वाला जीवन था। और दूसरा था उत्तर वैदिक काल, जहां आकर समझिए सब कुछ बदल गया। इन दोनों दुनियाओं में सच में जमीन आसमान का फर्क था। अब एक मिनट, एक सवाल मन में आता है, हम उस जमाने के बारे में इतना सब कुछ आखिर जानते कैसे हैं? खासकर तब जब लिखने का कोई रिवाज ही नहीं था, कोई किताबें नहीं थीं, कोई शिलालेख नहीं थे। तो फिर इसका जवाब छिपा है वेदों में। यही वो खजाना है जहां से हमें उस दौर की सारी जानकारी मिलती है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये वेद सदियों तक लिखे ही नहीं गए थे, इन्हें बस सुना जाता था और याद रखा जाता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, बिल्कुल शब्द दर शब्द। कमाल है ना? वेद, इस शब्द का मतलब ही ज्ञान है, संस्कृत के विद शब्द से। और ये कोई आम ज्ञान नहीं था। ऐसा माना जाता था कि ये इंसानों ने नहीं बनाया है, ये तो दिव्य ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान। तो ये कुल 4 वेद हैं और ये चारों मिलकर हमें उस जमाने की एक पूरी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, सबसे पुराना है ऋग्वेद, जिसमें देवी देवताओं की प्रार्थनाएं और भजन हैं। फिर आता है सामवेद, ये समझिए एक तरह से संगीत की किताब है, यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्रों और धुनों का संग्रह। यजुर्वेद में यज्ञ करने के तौर तरीके, उसके सूत्र हैं। और अथर्ववेद, अरे वाह, वो तो बिल्कुल अलग है। वो आम आदमी की जिंदगी के बारे में है, उनके डर, उनकी उम्मीदें, जादू टोना, बीमारियां, सब कुछ। तो चलिए अब समय में पीछे चलते हैं और सीधे पहले दौर में, प्रारंभिक वैदिक काल में। कल्पना कीजिए, कोई बड़े शहर नहीं है, लोग छोटे छोटे कबीलों में रह रहे हैं और उनकी पूरी दुनिया, उनकी पूरी जिंदगी बस एक चीज के आसपास घूम रही है, उनके जानवर और खासकर गायें। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या थी? उनका राजनीतिक सिस्टम काफी हद तक लोकतांत्रिक था। पूरा समाज जन्मे बटा था, मतलब कबीलों में, और उनका जो लीडर होता था, राजन, वो कोई खानदानी राजा नहीं होता था, नहीं, उसे कबीले के लोग मिलकर चुनते थे। और ऐसा भी नहीं था कि वो जो चाहे कर ले। उस पर लगाम रखने के लिए सभा और समिति जैसी परिषदें थीं, जो उसे सलाह भी देती थीं और उसके फैसलों पर नजर भी रखती थीं। आजकल अमीरी का मतलब क्या होता है? बैंक में पैसा, जमीन जायदाद, है ना? पर उस जमाने में अमीरी का मतलब था गायें। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें, वो उतना ही अमीर, उतना ही ताकतवर। सोचिए, उनके मुखिया को राजन से भी ज्यादा गोपति कहा जाता था। गोपति मतलब गायों का रक्षक, और यही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य था। तो कुल मिलाकर देखें तो ये काफी लचीला और बराबरी वाला समाज था। मतलब आपकी पहचान आपकी जन्म से नहीं, आपके काम से होती थी। महिलाओं का भी बड़ा सम्मान था, वो पढ़ लिख सकती थीं, सभाओं में अपनी बात रख सकती थी। और उनके भगवान, वो थे कुदरत की ताकतें, बारिश के देवता इंद्र, आग के देवता अग्नि। तो ये तस्वीर अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि अब सब कुछ बदलने वाला है। और फिर लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। कुछ ऐसा हुआ जिसने हर चीज को बदल कर रख दिया। इस बड़े बदलाव के पीछे 2 बड़ी वजहें थीं। पहली, लोग अब पूर्व की तरफ गंगा के घने जंगलों वाले मैदानों की ओर बढ़ रहे थे। और दूसरी, उनके हाथ एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक लग गई थी जो पत्थर या तांबे से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। और वो तकनीक थी लोहा। लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों ने घने जंगलों को साफ करना आसान बना दिया
और लोहे के हल ने सख्त से सख्त जमीन को भी नर्म उपजाऊ खेतों में बदल दिया। ये सिर्फ एक धातु नहीं थी, ये एक क्रांति थी, एक ऐसी क्रांति जिसने खेती का पूरा तरीका ही बदल डाला। और जब खेती बदली तो समाज कैसे न बदलता। खेती में आई इस क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो नया दौर था उत्तर वैदिक काल, इसका समाज आखिर दिखता कैसा था। बदलाव जबरदस्त था। अब वो छोटे छोटे कबीले यानी जन नहीं रहे, उनकी जगह ले ली थी बड़े बड़े राज्यों ने, जिन्हें जनपद कहा गया। अब राजा को कोई चुनता नहीं था, अब तो राजा का बेटा ही राजा बनता था। सत्ता वंशानुगत हो गई थी, और वो जो सभा और समिति थी जो राजा पर नियंत्रण रखती थी, उनकी ताकत अब लगभग खत्म हो चुकी थी। अर्थव्यवस्था का केंद्र भी पूरी तरह बदल गया। अब गाय नहीं बल्कि जमीन धन और शक्ति का नया प्रतीक बन गई। खेती से इतना अनाज पैदा हो रहा था कि जरूरत पूरी होने के बाद भी बहुत कुछ बच जाता था। इसी बचे हुए अनाज ने व्यापार को बढ़ावा दिया। और हाँ, राजाओं ने पहली बार एक व्यवस्था बनाई, नियमित कर वसूलने की। लेकिन शायद सबसे बड़ा और जिसका असर सबसे लंबे समय तक रहा, वो बदलाव आया समाज के ढांचे में। यहीं से वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई, एक ऐसी व्यवस्था जिसने समाज को जन्म के आधार पर 4 पक्के खांचों में बांट दिया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये एक ऐसी कठोर व्यवस्था थी जिसमें किसी भी इंसान की जगह उसके काम से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय होती थी। और इस नए समाज का एक और दुखद सच था, महिलाओं की स्थिति में आई जबरदस्त गिरावट। याद है वो पहले दौर की आज़ाद और सम्मानित महिलाएं? इस नए उत्तर वैदिक दौर में उनसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया, उन्हें सार्वजनिक जीवन से दूर कर दिया गया और उनकी दुनिया बस घर की 4 दीवारी तक सिमट कर रह गई। तो इन 1000 सालों में समाज पूरी तरह से बदल गया और इसने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमारे साथ है। चलिए एक नज़र में इस पूरे बदलाव को फिर से देखते हैं। तो देखिए, ये 1000 साल का सफ़र था, एक ऐसा सफ़र जो शुरू हुआ था घुमंतू जानवरों को पालने वाले कबीलों से, फिर बीच में आई लोहे की क्रांति जिसने सब कुछ बदल दिया, और हम पहुंचे एक ऐसे समाज में जहां बड़े बड़े राज्य थे, समाज जन्म के आधार पर बटा हुआ था, और हाँ, उपनिषदों जैसे नए नए दार्शनिक विचार भी सामने आ रहे थे। और असल में यही इस युग की सबसे बड़ी विरासत है। इस दौर में राजनीति, समाज और धर्म की जो बुनियाद रखी गई, उसकी गूंज आज भी भारतीय सभ्यता में साफ सुनाई देती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाके छोड़ देती है कि इस प्राचीन युग में जो विचार पैदा हुए थे, जैसे कर्तव्य का विचार, समाज के ढांचे का विचार, ज्ञान की खोज, ये सब आज भी हमारी आधुनिक दुनिया को, हमारी सोच को कैसे और कितना प्रभावित करते हैं।